दोस्तों नमस्कार। अफ्रीका के एक लेखक हुए गुगिवो थिओंगो। उन्होंने एक किताब लिखी है डिकोलोनाइजिंग द माइंड। उसमें वो कहते हैं कि भाषा महज भाषा नहीं है, बल्कि भाषा में समाहित होती है हमारी और आपकी संस्कृति। भाषा से दूर जाने का मतलब है अपनी संस्कृति से दूर जाना। फ्रेंच फैनॉन के शब्दों में यदि कहूँ तो अपनी संस्कृति से दूर जाने का मतलब है एक ऐसे व्यक्ति में तब्दील हो जाना जिसकी अपने कोई जड़ नहीं है। फ्रेंच फैनॉन कहते हैं कि यदि आप अपनी संस्कृति से दूर जाते हैं यानी आप एक रूटलेस और स्टेटलेस इंडिविजुअल में तब्दील हो जाते हैं। आज हम भाषा की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज हमारे डिस्कशन के केंद्र में है मगही साहित्य और भाषा, और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो मगही साहित्यकार हैं। मगही में कहानियाँ लिखना, कविता लिखना, ड्रामा लिखना, पॉलिटिकल सटायर लिखना इनकी रुचि भी है और इनकी पेशा भी। पेशे से शिक्षक भी हैं और मगही भाषा और साहित्य को आगे निरंतर मुसलसल बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। इनका नाम है सुमंत सर। प्यार से हम लोग इन्हें बुलेटिन काका भी कहते हैं, और साथ में इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है मगहिया खबर, जहां खबरों को मगही में हम सब के सामने परोसा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। सर हम मगही साहित्य के ऊपर चर्चा करेंगे, उसके पहले मगही भाषा के ऊपर चर्चा करना ज़रूरी है। भाषा के साथ दो स्तर पर इन्वेजन हुआ। एक तो जब अंग्रेजी भाषा आई तो उसने हिंदी भाषा के ऊपर आक्रमण किया और क्षेत्रीय भाषा को हिंदी भाषा ने ख़त्म किया। जैसे अगर मैं मगही बोलता हूँ, कोई भोजपुरी बोलता हो, कोई मैथिली बोलता हो, तो हुआ ये कि घरों से वो भाषाएं चली गईं और शुद्ध हिंदी ने स्थान ले लिया। इस परिप्रेक्ष्य में आप मगही भाषा को कहाँ रखते हैं, उसका वर्तमान और भविष्य आप कैसे देखते हैं? यह बात सही है कि आज भाषाओं के ऊपर खतरा है और इस खतरा को हम सारे लोग महसूस कर रहे हैं। आज दुनिया में और अपने देश में भी अंग्रेजी हावी है अन्य भाषाओं पर, और यह भी सही है कि दुनिया की कई भाषाएं तेज़ी से विलुप्त हो रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मगही जो बुद्धकालीन प्राकृत और अपभ्रंश के बाद जो भाषा बनी मगही आज तक न केवल मगध क्षेत्र में बल्कि बिहार के अलावे झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ ज़िलों में मगही आज भी बोली जा रही है और मगही के साहित्य लिखे जा रहे हैं। यह हम मगही बोलने वालों की तारीफ़ करें या फिर मगही के साहित्यकारों की तारीफ़ करें जिन्होंने ईसा पूर्व से मगही भाषा को आज तक बचाए रखा, जब चारों ओर अंग्रेजी और देश में हिंदी का बोलबाला है। सर अभी आपने बुद्ध के युग का जिक्र किया कि तब से मगही जो है वो निरंतर आगे बढ़ रही है। इसके बावजूद मगही साहित्य और मगही भाषा का प्रचार प्रसार बिहार से बाहर, या यूँ कहें कि मगध के बाहर क्यों नहीं हो पाया? यह बात सही है। आपने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के विद्वान बोले कि भाषा का महत्व है। अपने के यहाँ एक कहावत है कि आप भाषा और बेटी को छोड़ दीजिएगा तो आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जब अंग्रेज़ों ने गिरमिटिया मजदूर के रूप में भारत के लोगों को दुनिया के कई देशों में ले गए, तो जो लोग गए वहाँ दो काम किए। एक तो भाषा नहीं छोड़े और दूसरी अपनी बेटियों की शादी विवाह अपने ही प्रवेश में करवाया। परिणाम है कि दुनिया के 13 देशों में भारतीय लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वहाँ के शासन में भागीदार हो गए। अब तो देख लीजिए, भारतवासी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनता है, भारतवासी अभी अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लड़ रही है कमला हैरिस। तो भारतवासियों के साथ जुड़ने का एक कारण भाषा था और बेटी। तो हुआ क्या कि गिरमिटिया मजदूर में मगध क्षेत्र से लोग कम गए, भोजपुरी क्षेत्र से लोग अधिक गए। आप देखिएगा, मॉरिशस की भाषा है, दूसरी भाषा है भोजपुरी। अगर हमारे मगध के लोग जाते
तो मगही रहती। क्योंकि शुरू शुरू में हमारा मगही साहित्य थोड़ा कमज़ोर था, और साहित्य में जो अभी आया है बदलाव इधर 18वीं शताब्दी के बाद, लेकिन उधर भाषा के रूप में कुछ नहीं था, लोक साहित्य के रूप में मगही प्रचलित था, जो आज भी प्रचलित है। और जहाँ जहाँ लोग हैं मगही भाषा वाले अपनी भाषा का प्रयोग किया करते हैं। सर, जब मैं रिसर्च कर रहा था मगही साहित्य को, मगही भाषा के ऊपर, तो मुझे कई लोगों का नाम मिला। जैसे रामविलास रजकन का एक बहुत बड़ा नाम है। इमरजेंसी के दौरान वो लिखते हैं, 1.5 साल 1.5 माह अनहार रहल, 1.5 आदमी शासन चलैलन रे विदेसिया। एक और मुझे जिक्र मिला एक सूरज दास जी की, जिन्होंने रामायण को तब लिखा 1480 ईस्वी में, और उस वक्त तक तुलसीदास ने रामचरितमानस नहीं लिख पाए थे अवधि में। तो इतना गौरवशाली इतिहास के बावजूद आज हमारा मगही साहित्य क्या पिछड़ते दिख रहा है आपको, या लग रहा है कि नहीं पिछड़ा नहीं है? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हमारे ड्राइंग रूम से मगही साहित्य की किताबें बिल्कुल नदारत हैं, गायब हैं। तो आप इस सवाल का जवाब देते हुए थोड़ा हमें मगही साहित्य के इतिहास के बारे में संक्षिप्त में भी बताइएगा, और इस सवाल का जवाब हमें दीजिएगा कि मगही साहित्य का वर्तमान स्वरूप क्या है, और इसकी जो अतीत है कितनी गौरवशाली है, और आप भविष्य इसको कैसे देखते हैं। रामविलास रजकन जी हमारे भी गुरु रहे। रामविलास रजकन जी टेटुआ में हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक थे। प्रधानाध्यापक के साथ उन्होंने मगही की रचना की और कई पुस्तकें लिखी। और आपको जानकर ताजुब होगा, एक बात और मैं बता दूं, रजकन जी उस समय चल रहा था नव भारत टाइम्स जी। नव भारत अलग अलग अखबार थे, अलग अलग अखबारों में आर्टिकल आ रहे थे। तो किसी ने रजकन जी से कहा कि अखबार में, हिंदी अखबार में अगर मगही के कुछ आर्टिकल आएँ तो उससे प्रचार होगा। और नव भारत टाइम्स में लंबे समय तक उन्होंने महतो जी के दलान नाम से कॉलम लिखा, और वह कॉलम चला। और अब तो हमारे बीच नहीं है रजकन जी। कई साहित्यकार हुए मगही के। एक हम मगध में निवास करने वालों में एक कमी तो है कि हम पुस्तक पढ़ना नहीं चाहते, और आज की युवा पीढ़ी जो तो पुस्तक पढ़ना ही नहीं चाहती, उसके हाथ में मोबाइल है, वह तो मोबाइल युग में जी रहा है। तो पुस्तक पढ़ने की प्रवृत्ति बंगाल के लोगों से सीखनी चाहिए, पुस्तक पढ़ने की संस्कृति मैथिल के लोगों से सीखनी चाहिए। हम पुस्तक पढ़ना नहीं चाहते, यह हमारी कमी रह गई। लेकिन इसके बावजूद मैं शुरू में भी कहा और फिर से एक बार कह रहा हूँ कि ईसा पूर्व बुद्ध के बाद जो 84 वैष्णव हुए, राजगीर के आसपास 84 संत हुए, उनकी रचना मगही के करीब थी, और हम उसे प्राचीन मगही मानते हैं। और तब से आज तक मगही हमारे बीच प्रचलित है। जनसंख्या के हिसाब से, मगही बोलने वालों के हिसाब से बिहार में हम मैथिल और भोजपुरी से आगे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रचलित नहीं हो पाया, और मैथिली संविधान के 8वां अनुसूची में स्थान पा लिया। हम पीछे रह गए, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम प्रधानमंत्री को लिखे, हम गृह मंत्री को लिखे, हम राष्ट्रपति को लिखे, और जहाँ जहाँ मगही का सम्मेलन होता है हम यह मांग पुरजोर उठाते हैं कि मगही को 8वीं अनुसूची में शामिल करो। और जब मगही 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगी, मगही जब रोजगार की भाषा हो जाएगी, तो फिर मगही को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मगही आज भी ख़त्म नहीं है, मगही का भविष्य आज न कल उज्जवल है। सर, अभी आपने 8वीं अनुसूची की बात की। 8वीं अनुसूची में शामिल होने से क्या मगही भाषा का प्रचार प्रसार तीव्र गति से बढ़ेगा, और इसमें इसके स्वरूप में और क्या क्या बदलाव आएंगे, इसके प्रसार में और क्या क्या बदलाव आएंगे? और इसके साथ भी ये भी कि क्या सिर्फ 8वीं अनुसूची में शामिल कर देने भर से मगही का प्रसार होगा, या युवा लोगों को भी मगही से जोड़ना होगा? मैं इसलिए यह बात कर रहा हूँ कि आज की युवा पीढ़ी मगही भाषा से इसलिए नहीं जुड़ रही है कि उसके पास भविष्य नहीं दिख रहा है। आपको बताऊं कि मगही MA की पढ़ाई 2 जगह शुरू किया गया, एक तो नालंदा खुल्ला विश्वविद्यालय में और मगध विश्वविद्यालय में। आपने किया। लेकिन बच्चों को मिला क्या? बच्चों का रोजगार के अवसर नहीं मिले। पहली दफ़ा है जब BPSC में मगही के कुछ शिक्षकों को लिया गया, ट्रेन किया गया। और मैं बताऊं कि जितने सीट थे मगही में उतने कैंडिडेट ही नहीं जुटे, उससे कम कैंडिडेट जुटे।
तो एक जब रोजगार से जुड़ा तो मन में जिज्ञासा बढ़ेगी, मगही के प्रति ललक बढ़ेगी। मैं 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब मगही भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगी तो जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, जैसे बीपीएससी की परीक्षा है, वहाँ एक विषय मगही हो जाएगा। अन्य परीक्षाएं हैं, वहाँ मगही विषय हो जाएगा। और जब मगही विषय के रूप में होगा तो जो मगध के लोग हैं, जो मगध के हमारे युवा छात्र हैं, जो बेरोजगार छात्र हैं, जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं, अपनी भाषा में जब प्रतियोगिता परीक्षा देंगे तो उन्हें अन्य भाषा की तुलना में सफलता मिलेगी। आप देख लीजिए, जो हमारे हिंदी के छात्र हैं, जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले हैं, उनसे सिर्फ इसलिए पिछड़ जा रहे हैं कि उनकी अंग्रेजी कमज़ोर है। हमारी मगही मजबूत है। जिस दिन मगही संविधान के 8वां अनुसूची में शामिल हो जाए, जिस दिन मगही सरकार की भाषा हो जाए, तो फिर द्वार खुलेंगे और फिर इससे युवा भी जुड़ते जाएंगे। सर, एक सवाल मेरा ये भी था 8वीं अनुसूची को लेकर ही। जैसे अभी हाल में केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री ने, जीतन राम मांझी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी कहा कि 8वीं अनुसूची में शामिल करना जरूरी है। तो इसमें अड़चनें कहाँ आ रही हैं, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं? क्योंकि हम लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि इसके ऊपर आंदोलन चल रहा है, तो दिक्कतें कहाँ आ रही हैं इसको शामिल करने में? अब देख लीजिए, संविधान बना हमारा और संविधान पर लोग बराबर उंगलियां उठा रहे हैं कि सरकार चाहती है कि संविधान ही ख़त्म कर दें। ऐसी बात है नहीं, संविधान ख़त्म होने वाला नहीं है। संविधान में संशोधन भी होते हैं तो कितना मुश्किल है, 2/3 बहुमत चाहिए, कठिनाई है। तो संविधान में भाषा को शामिल करना यह बड़ी कठिनाई है। भोजपुरी बोलने वाले बिहार से दूसरे राज्यों में भी है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, कई जगह है। भोजपुरी भी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। कई अड़चनें हैं। जब अन्य भाषाओं को शामिल किया जाएगा, मैथिली भी अकेले शामिल नहीं हुआ था, उसके साथ देश की अन्य भाषाएं शामिल हुई थी। और इस बार अगर दूसरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल होगी तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसमें मगही भी हमारा होगा। यह हम लोग एग्रीमेंट करा चुके हैं। चूँकि जो राजनेता हैं, आपने बात कही उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की, जीतन राम मांझी की तो भाषा ही बन गई, पहचान बन गई मगही। और पटना में हम लोग एक सम्मेलन में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था, तो मांझी जी ने कहा कि लोकसभा में जब भी हमें बोलने का मौका मिलेगा तो ऑन टेबल हम मगही में अपनी बात रखेंगे और वह ऑन रिकॉर्ड होगा। और आप तो देखते होंगे कि मांझी जी बराबर अपना वक्तव्य मगही में ही दिया करते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं कि जहाँ जहाँ मैं मगही बोलता हूँ वहाँ वहाँ दूसरे वक्ताओं से अव्वल रहा करता हूँ। यह मगही की खासियत है, यह मगही की खुशबू है। मैं जानना चाहूँगा साहित्य को लेकर ही कि विषय वस्तु के हिसाब से मगही साहित्य में कितनी विविधता है सर? मगही, चूँकि मगही भाषा बाद में बनी या फिर मगही भाषा बनने के दौर में हम लोग कर रहे हैं, जब बोली में एक समस्या है, कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी। तो मगही का क्षेत्र विस्तार है, तो मगही बोली के रूप में है, तो मगही की कई उपभाषाएं हैं। आप सोन के किनारे चले जाओ तो वहाँ सोनपुरिया मगही है। आप टाल में चले जाओ वहाँ टल्हा मगही है। नवादा में नवादा बोलते हैं मगही, उनकी बोली अलग है। हम गया वालों की बोली अलग है। औरंगाबाद चले जाएं वहाँ की बोली अलग है। झारखंड में चले जाएं खोरठा वालों की बोली अलग है। तो पहले तो मगही को एक मानक मगही मानना होगा कि रचनाकार जो रचना करें, पाठक जो मगही पढ़ें, वह मानक मगही में पढ़ें। ऐसा ना हो कि सोन किनारे वाले सोनपुरिया में पढ़ें, टल्हा वाले टल्हा मगही में पढ़ें, नवादा वाले नवादा में पढ़ें। तो मगही का एक मानक रूप दिया जा रहा है साहित्यकारों के द्वारा, मगही साहित्यकारों के द्वारा। हम लोग एक साथ बैठ रहे हैं और इस पर विचार चल रहा है, अभी भी विचार चल रहा है। हम लोग आग्रह करते हैं। मैं तो लगभग 30 साल से टोला टाटी का प्रकाशन कर रहा हूँ। तो मेरे पास जो रचनाएं आती हैं, मान लीजिए नवादा के रचनाकार हमारे पास रचना भेजे, तो मैं उनका नाम लिखता हूँ और नीचे नवादा भी लिख दिया करता हूँ, ताकि पाठक को कन्फ्यूजन ना हो कि गया वालों की रचना कुछ है, नवादा वालों की रचना कुछ है। गया के रचनाकार रहेंगे तो उनके नाम के साथ नीचे गया लिख देंगे, खोरठा वाले लिख रहे हैं तो उनके नाम के नीचे बोकारो लिख देंगे, ताकि समझ में आए कि जो उनकी बोली है
जो मगही के रचनाकार हैं वो अपनी रचना जमीन से जुड़कर लिख रहे हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा में बोली का प्रभाव आ रहा है। तो इसमें विविधता अगर हम विषय वस्तु के हिसाब से कहें, किस किस तरह के विषयों के ऊपर मगही साहित्य कही जा रही है, लिखी जा रही है? लगभग मगही में लगभग सब कुछ है। कुछ लोग कहते हैं कि भाषा विज्ञान नहीं है, तो भाषा विज्ञान है। डॉक्टर रामकृष्ण की पुस्तक देखिए, डॉक्टर राजीव की पुस्तक देखिए, दोनों ने पीएचडी ही किया है भाषा के ऊपर। कुछ लोग कहते हैं कि मगही का व्याकरण नहीं है, तो आप संपत्ति आर्यानी को देखिए। साइंस कॉलेज में थी संपत्ति आर्यानी, साइंस कॉलेज की प्रोफेसर, और मगही में व्याकरण लिखे, यह गौरव की बात है। और कई लोगों ने लिखा। असली यही है कि भाषा विज्ञान नहीं है, काव्य शास्त्र नहीं है, व्याकरण नहीं है, और अन्य रचनाएं तो हैं ही। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, इसकी भरमार है। मैं मगही के विद्वानों से आग्रह करता हूँ, भरत जी अब हमारे बीच नहीं हैं, जब जब हम और भरत सिंह जो मगध विश्वविद्यालय हिंदी के विभागाध्यक्ष थे, जब जब हम दोनों की मुलाकात हुई, तब तब मैंने भरत सिंह को कहा कि भरत बाबू, आप चूँकि विश्वविद्यालय में हैं तो आप कविता, कहानी, उपन्यास नहीं लिखिए। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक छोटे रचनाकारों के लिए छोड़ दीजिए। आप भाषा पर काम कीजिए, आप काव्य शास्त्र पर काम कीजिए, आप व्याकरण पर काम कीजिए। और जो लोग लगे हुए हैं यह काम कर रहे हैं। सर, जैसे मैं कुछ स्क्रिप्ट देख रहा था मगही भाषा का, तो चूँकि मगही जो कहानी कविताएं वो कैथी में लिखाता है, शायद मैं सही हूँ, तो कैथी और देवनागरी में मुझे बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं नजर, बहुत समानता नजर आई। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कैथी लिपि जमीन कारोबार में, चूँकि जमीन के कारोबार से मगध के खास जाति के लोग जुड़े हुए थे, और उसी समय कैथी लिपि का प्रचलन हुआ, और एक दफ़ा फिर से कैथी लिपि ने जोर पकड़ लिया। जो बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है, तो कई लोगों ने सवाल उठाए कि जो हमारा ज़मीन का कागजात है वह तो कैथी में लिखा हुआ है, हम तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। और बिहार सरकार ने जिन युवाओं को रोज़गार दिया इसके लिए, जो कानूनगो बनाए गए, जो अमीन बनाए गए, जब उनके सामने लोगों ने रखा कि यही कागजात है, इसको पढ़ लीजिए, तो उनसे पढ़ा नहीं पाया। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि कैथी लिपि के प्रशिक्षण के लिए बिहार के लोगों को बंगाल भेजा गया। होना यह चाहिए था कि बिहार में ही उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता, और वो लोग गए। और लिपि अलग अलग हो सकता है, बनावट अलग अलग हो सकता है, लेकिन भाषा तो एक ही रहती है। तो कैथी भी है, बिल्कुल, वो कैथी तो हिंदी से भी मिलती जुलती है, ऐसी बात नहीं है कि मगही से मिले। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वानों का कहना है कि अगर मगही की एक अपनी लिपि होती तो वह लिपि हर हालत में कैथी लिपि होती, और फिर बड़ा मजबूत हो जाता कि मगही भाषा एक ऐसी भाषा है जिसकी अपनी लिपि है। एक आखिरी सवाल था सर मेरा आपसे कि जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे खासकर युवा दर्शक हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे ताकि हमारा जो मगही भाषा है वो आगे बढ़ सके? क्योंकि हम लोग मगध के लोग हैं, तो ये कई बार गलत धारणाएं बन जाती हैं कि हम हिंदी अगर बोल रहे हैं सुधीर तो हम बहुत सभ्य लोग हैं, और अगर हम मगही बोल रहे हैं, भोजपुरी बोल रहे हैं, तो हमें हेय दृष्टि से देखा जाएगा या हम असभ्य लोग हो गए। तो इस विचारधारा को आप खंडन करते हुए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं न केवल युवाओं को, बल्कि जो युवा हैं उनके माता पिता को भी संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तालीम दीजिए, हिंदी पढ़ाइए, लेकिन घर में मगही बोलता है तो उसे रोकिए नहीं। मगही में जो मिठास है, जो घर की भाषा में मिठास है, जो मातृभाषा में मिठास है, अन्य भाषाओं में कभी हो ही नहीं सकती। बच्चों को रोकिए नहीं, बल्कि बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए, उन्हें मगही बोलने दीजिए, उन्हें मगही पढ़ने दीजिए, उन्हें मगही लिखने दीजिए। यह तो भाषा की खूबसूरती है, और हम मगध वालों की पहचान तो भाषा से ही है, वरना है कुछ नहीं है। बुद्ध भी आए, नेपाल से आए, बुद्ध अपना संदेश नेपाली में दे सकते थे, लेकिन मगही इसलिए चुना कि बुद्ध भी जमीन पर काम कर रहे थे। जाना कि यहाँ की बोली उस समय प्राकृत थी, और प्राकृत से अपभ्रंश हो रहा था, और अपभ्रंश के बाद वहाँ से फिर मगही का उद्भव था। चूँकि बोधगया का क्षेत्र, राजगीर का क्षेत्र मगध का क्षेत्र था, इसलिए बुद्ध जैसा
जो अभी निकट भविष्य में बुद्ध के बाद तो कोई हुए नहीं उतने विद्वान, उन्होंने भाषा का चुनाव, क्षेत्रीय भाषा का चुनाव किया। तो अगर हम बुद्ध को बुद्ध मानते हैं, अगर बुद्ध का यह श्लोक कि बुद्धम शरणम गच्छामि, अगर बुद्ध का हम अनुकरण करते हैं तो बुद्ध से ही सीख लीजिए कि क्षेत्रीय भाषा आपके अस्तित्व के लिए ज़रूरी है, क्षेत्रीय भाषा आपकी पहचान के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं तमाम मगही भाषाओं से, मगही भाषा बोलने वालों से, मगही जीने वालों से, मगही क्षेत्र में रहने वालों से आग्रह करता हूं कि न केवल आप बल्कि आप अपने बाल बच्चों को भी मगही पढ़ाइए, मगही सिखाइए। मगही बोलने में क्या कठिनाई है? आप किसी के सामने मगही बोलकर तो देखिए। मैं तो बराबर जाता हूँ, मेरी बेटी पढ़ाई की उड़ीसा में, अभी रह रही है बंगाल में, बेटा पढ़ाई किया उड़ीसा में, रह रहा है बंगलोर में। तो मैं बेटा बेटी के पास जाता हूँ, अगर उनके आदमियों से बात करने की बात होती है तो मैं तो मगही में ही बोलता हूँ। वह समझे ना समझे, लेकिन सारे लोग बात समझते हैं। जैसे हिंदी में एक भ्रांति थी कि आप दक्षिण में चले जाओ तो वो लोग हिंदी नहीं समझते थे। भ्रांति तो यहाँ तक थी कि बंगाल में चले जाओ, हिंदी बोलो तो बंगाली लोग नहीं समझते हैं। लेकिन सच है कि सारे लोग समझते हैं। लेकिन भाषा के प्रति दक्षिण वालों का, भाषा के प्रति बंगाल वालों का प्रेम है कि वह कहता है कि मैं बोलूँगा तो बंगला में बोलूँगा, दक्षिण वाले कहते हैं मैं अपनी भाषा में बोलूँगा। तो हम मगही लोगों को भी चाहिए कि जब भी बोलूँगा अपनी भाषा में बोलूँगा, लोग समझेंगे। सर, अब चलते चलते आपकी मगही में कोई कविता हो जाए। अभी चुनावी मौसम है, झारखंड और महाराष्ट्र में तो चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव, और अपन बिहार में भी उपचुनाव हुए थे, और मगध क्षेत्र में 2 चुनाव हुए थे, इमामगंज और बेलागंज में। तो चुनाव पर ही एगो कविता हाले लिख ले, बस ओकरे सुना दे थे। आगे लक जे चुनाव, आगे लक जे चुनाव, छोटका से बड़का नेता लगाबे लगलन दाव। आगे लक जे चुनाव, पीएम से सीएम ले केकरो न चैन है। विपक्ष नेते बन के मन में बेचैन है। पीएम से सीएम ले केकरो न चैन है। विपक्ष नेते बन के मन में बेचैन है। दिन दोपहरिया दौड़त हथन शहर से लेके गांव। आगे लक जे चुनाव, आगे लक जे चुनाव, छोटका से बड़का नेता लगाबे लगलन दाव। आगे लक जे चुनाव, कर रहलन सभे कोई लम्हर लम्हर वादा। कैलन है काम में कम देखा रहलन ज्यादा। कर रहलन सभे कोई लम्हर लम्हर वादा। कैलन है काम में कम देखा रहलन ज्यादा। कोई जतन पारे होबे ई चुनावी नाव। आगे लक जे चुनाव, आगे लक जे चुनाव, छोटका से बड़का नेता लगाबे लगलन दाव। आगे लक जे चुनाव। और अंतिम में, अपन मुँह न कहे कोई दही हमर खाटा। सभे कोई एक की हथन घोरे पीठ माठा। अपन मुँह न कहे कोई दही हमर खाटा। सभे कोई एक के हथन घोरे पीठ माठा। कौआ लेखा करे सब, कौआ लेखा करे सब, मिल के काँव काँव। आगे लक जे चुनाव, आगे लक जे चुनाव, छोटका से बड़का नेता लगाबे लगलन दाव। आगे लक जे चुनाव। दोस्तों, ये थे सुमंत सर उर्फ बुलेटिन काका। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और कविता अद्भुत थी।
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। हम 2 दिन से प्रयासरत में थे आपसे जुड़ने के लिए, अंततः हम सफल रहे। सब सुनताहर और देखताहर के हम मगही भाषा में जौन हमारे भूलेटन काका के एक बार फिर से सबके राम राम। दोस्तों, अगर तोरा बढ़िया लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।